हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर सेकंड के मेजर पेपर हिस्ट्री में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स की, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, हिस्ट्री की अगर इस पेपर की बात करें तो द होल पेपर इज डिजाइंड इन 4 यूनिट्स। 4 यूनिट के अंदर आपका यह पेपर रहेगा और आज के वीडियो में ऑल द 4 यूनिट्स आर कवर्ड अलॉन्ग विथ ऑल द टॉपिक्स। तो टॉपिक वाइज आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया गया है। तो बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया गया है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आगे चलें उससे पहले एक न्यूज़ आपको बता दें कि ऑलरेडी हिस्ट्री का जो डिटेल्ड समरी वीडियो है ऑलरेडी आपके इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड का आपको एक वीडियो मिल जाएगा, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ का भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन और आंसर का वीडियो देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के इन 2 वीडियो को अगर आप और देख लेते हैं तो हिस्ट्री में से फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आप उसको कर पाने में सक्षम होंगे। बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन की ओर। कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट जिसमें लिटरेरी सोर्सेज की बात की गई है, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया की बात की गई है, राष्ट्रकूट्स की बात की गई है, अरब इन्वेजन और इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी की बात की गई है। यानी 5 टॉपिक्स आपके दिए गए हैं और इन 5 टॉपिक्स में से क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन पर 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, व्हाट आर द मेन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। मध्यकालीन भारत को समझने के लिए हमारे पास मुख्य लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड द वेदास, पुराणास, उपनिषद, जैन आगम्स, बुद्धिस्ट ट्रिपिटक्स एंड द वर्क्स लाइक राजतरंगिणी। ठीक है, अब क्या होता है, देखो अगर हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानना है तो उसके साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें, लिटरेरी सोर्स की अगर हम बात करें तो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, जैन धर्म के आगम ग्रंथ हैं और बुद्ध धर्म के त्रिपिटक्स हैं और इसी तरीके के साहित्य जो राज दरबार में लिखे गए जैसे राजतरंगिणी है, ये सभी वो साहित्य जिनके माध्यम से हम मध्यकालीन इतिहास को समझ सकते हैं। दे गिव इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ दैट पीरियड। और ये जो किताबें आप देख रहे हो ना, जितना भी लिटरेचर आप देख रहे हो, यही वो लिटरेचर है जिसके माध्यम से हमें उस समय की पॉलिटिक्स यानी राजनीति, समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यूजफुल फॉर हिस्ट्री। ठीक है, हाउ आर द आर्कियोलॉजिकल, इतिहास के लिए पुरातात्विक स्रोत कैसे उपयोगी हैं? तो देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर बात करें तो उसमें इंस्क्रिप्शंस यानी आपके शिलालेख हो गए, कोइंस हो गए, टेम्पल यानी मंदिर हो गए, एंड द स्कल्पचर्स यानी जो मूर्तियां हो गई, उनसे हमें क्या मालूम पड़ता है? द ऑथेंटिक एविडेंस ऑफ द रूलर्स। उस समय कौन से शासक हुआ करते थे, उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी और उस समय का धार्मिक जीवन क्या था, उस सभी की जानकारी हमें इंस्क्रिप्शन से मिल जाती है, कोइंस यानी सिक्कों से मिल जाती है, मंदिरों से मिल जाती है, मूर्तियों से मिल जाती है कि उस समय कौन से तो शासक हुआ करते थे, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी और किस प्रकार का धार्मिक जीवन लोगों का हुआ करता था। दे हेल्प, और ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ये मदद करते हैं काई में वेरीफाई द डिटेल्स फ्रॉम द लिटरेरी वर्क। जो लिटरेरी वर्क जो साहित्यिक स्रोतों में आपको जानकारी मिली है ना, उनका वेरिफिकेशन काम करने का काम यानी उनको पुष्टि करने का काम, उनकी सत्यता को प्रमाणित करने का काम हमारे ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट रोल डिड फॉरेन ट्रैवलर्स प्ले इन रिकंस्ट्रक्टिंग द इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विदेशी यात्रियों की क्या भूमिका रही थी? तो ट्रैवलर्स लाइक अल-बरूनी, इब्न बतूता एंड मार्को पोलो डिस्क्राइब द इंडियन सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड ट्रेड। तो देखो, भारत के अंदर क्या हुआ, विदेशी यात्री आए थे, जैसे अल-बरूनी हो गया, इब्न बतूता हो गया, मार्को पोलो आ गया, और इन्होंने अपनी पुस्तकों में किसका जिक्र किया? भारतीय समाज का जिक्र किया, भारतीय राजनीति का जिक्र किया और भारत में किस तरीके का व्यापार हुआ करता था उसका जिक्र किया। देयर अकाउंट्स, और इन्होंने जो अपनी किताबों के अंदर विवरण प्रस्तुत किया है, प्रोवाइड अस द आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, वो हमें यह बताता है कि बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो भारत के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण था। यूजफुल फॉर क्रॉस चेकिंग द इंडियन रिकॉर्ड, और भारतीय अभिलेखों की पुष्टि करने में यह बड़ा सहायक है, भारतीय अभिलेखों को प्रमाणित करने में ये बड़े सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बनता है, व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया। अर्ली मिडाइवल इंडिया का समयावधि क्या थी, क्या इसका टाइम पीरियड हुआ करता था? तो अर्ली मिडाइवल इंडिया लास्टेड फ्रॉम 750 सीई टू 1200 सीई। ठीक है, तो मिडाइवल इंडिया का अर्ली मिडाइवल पीरियड का जो अपनी तिथि है वो क्या है? 750 सीई सेंचुरी से लेकर के 1200 सेंचुरी तक को पीरियड को किस नाम से जाना जाता है? अर्ली मिडाइवल इंडिया के नाम से जाना जाता है। दिस पीरियड सॉ द डिक्लाइन ऑफ क्लासिकल एम्पायर्स। ठीक है, अब इस पीरियड में आपने क्या देखा? डिक्लाइन, पतन हो गया था। जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उनका पतन हो गया था, जैसे गुप्त वंश का पतन हो गया था और छोटे छोटे जो साम्राज्य थे वो उभरने लगे थे। राइज ऑफ द रीजनल किंगडम्स, जो क्षेत्रीय साम्राज्य थे वो तो उभरने लगे थे और बड़े बड़े साम्राज्य थे उनका पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
What were the political features of the early medieval India? अर्ली मिडाइवल इंडिया के भैया पॉलिटिकल फीचर्स क्या हुआ करते थे? तो देवर नो सेंट्रल पावर, इंस्टेड द डिनेस्टीज लाइक द पाल, प्रतिहार्स एंड द राष्ट्रकूट्स रूल्ड। ठीक है, कोई सेंट्रल पावर नहीं था, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, कोई केंद्रीय सत्ता उस समय नहीं हुआ करती थी। उसकी बजाय जो थे कुछ शासन, जैसे बंगाल में पाल हो गए, आपके प्रतिहार हो गए, आपके राष्ट्रकूट्स आ गए, यानी क्षेत्रीय आधार पर शासनों की स्थापना उस समय हो गई थी और पूरे भारत में कोई सेंट्रल पावर उस समय नहीं थी। फ्यूडलिज्म डेवलप्ड, फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद उस समय विकसित हुआ, गिविंग लोकल चीफ्टेन्स मोर अथॉरिटी, इससे स्थानीय सामंत को और ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो गए और गरीब लोगों का और भी ज़्यादा शोषण होने लगा, यानी जमींदारी प्रथा जो थी वो शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट, हाउ डिड द कास्ट सिस्टम चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड? ठीक है, मध्यकालीन भारत में, अर्ली मेडाइवल पीरियड में किस प्रकार से कास्ट सिस्टम जो था उसमें परिवर्तन हुआ? द कास्ट सिस्टम बिकेम मोर रिजिड, कास्ट और ज्यादा कठोर हो गई, एंड मैनी न्यू कास्ट अपीयर्ड बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, और व्यापार के आधार पर नई कास्ट का जन्म हुआ। ठीक है, बहुत सारी नई कास्ट बन गई जिस प्रकार का वो व्यवसाय किया करते थे उसके आधार पर। लैंडेड एलाइट्स एंड द टेम्पल प्रीस्ट गेन्ड हायर सोशल पोजीशन, एक तो जिनके पास जमीनें थे, जो भूमि के स्वामी हुआ करते थे और जो मंदिरों के पुजारी हुआ करते थे, इस समय उनका सर्वोच्च स्थान बन गया था। कहां पर? सोसाइटी में, यानी समाज में उनका सर्वोच्च स्थान उनको दिया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ट्रिपेट्रिएट स्ट्रगल? इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ट्रिपेट्रिएट स्ट्रगल क्या था? इट वाज ए लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पाल, प्रतिहार एंड द राष्ट्रकूट्स फॉर द कंट्रोल ओवर द कन्नौज। ठीक है, अब देखो क्या हुआ करते थे, तीन वंश थे, तीन वंश कन्नौज को पाने के लिए आपस के अंदर लड़ रहे थे और लंबे समय तक ये लड़ रहे थे। इसमें बंगाल के पाल हो गए, नॉर्थ इंडिया से प्रतिहार हो गए और दक्षिण भारत से आपके राष्ट्रकूट्स हो गए। तो ये कन्नौज को पाने के लिए, क्योंकि कन्नौज का सामरिक महत्व उस समय बहुत ज़्यादा था और ये कहा जाता था कि कन्नौज पर जो शासन करेगा उसको क्या मान लिया जाएगा? आर्यावर्त का राजा स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो कन्नौज क्या था? ए पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का एक राजनीतिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था और इसी को पाने के लिए लगातार पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ, जिसको ही क्या कहा गया? ट्रिपेट्रिएट स्ट्रगल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई वॉज कन्नौज इंपॉर्टेंट इन द अर्ली मिडाइवल पीरियड? अर्ली मिडाइवल पीरियड में भैया ये कन्नौज इंपॉर्टेंट क्यों था? ठीक है, कन्नौज जो एक जमाने में क्या हुआ करता था? राजा हर्ष की कैपिटल यानी राजधानी हुआ करता था। सिंबोलाइज द इंपीरियल पावर, ये किसका प्रतीक था? ये साम्राज्यवादी शक्ति का प्रतीक हुआ करता था। इट वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन द मेजर ट्रेड रूट्स। इसका एक महत्व और भी था कि इसकी जो स्थिति थी ना, ये जहां पर स्थापित था वो बड़ी ही सामरिक स्थिति थी, क्योंकि वो स्थिति क्या थी? मेजर ट्रेड रूट, जो प्रमुख व्यापार के मार्ग थे ना, उनसे बड़े ही नजदीक थी। तो कन्नौज की स्थिति मेजर जो मुख्य व्यापारिक मार्ग थे उनके बड़ी नजदीक थी, तो कन्नौज को इसलिए भी लोग पाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द ट्रिपेट्रिएट स्ट्रगल? ट्रिपेट्रिएट स्ट्रगल का क्या प्रभाव पड़ा? द स्ट्रगल वीकेंड ऑल द थ्री डिनेस्टीज। देखो तीनों वंश थे, पाल थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, तो ये तीनों डिनेस्टीज आपस में काफी लंबे समय से लड़ रही थी और इसी के कारण ये अब कमजोर हो गए थे। तीनों ही जो वंश थे ये तीनों ही कमजोर हो चले थे। लैड टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और उसी के कारण से क्या हुआ? राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। इट ऑल्सो गेव अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्मॉल पावर्स लाइक द चंदेल्स टू राइज, और यही परिणाम हुआ क्योंकि तीनों ही ये मुख्य वंश कमजोर पड़ गए थे, इसीलिए जो छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे उनको अब मौका मिला। जैसे चंदेल्स की बात कर लेते, उनको अब मौका मिला कि वो भी एक शक्ति बन करके उभरें, उनको एक अवसर ऐसा मिला क्योंकि तीन महत्वपूर्ण डिनेस्टीज जो थी, तीन महत्वपूर्ण साम्राज्य जो थे वो अब कमजोर पड़ने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज मोहम्मद बिन कासिम? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ए यंग अरब जनरल इन्वेडेड इंडिया इन 712 सी। एक यंग अरब जनरल हुआ करता था, एक यंग अरब सेनापति हुआ करता था जिसने भारत पर आक्रमण कब किया? 712 सेंचुरी के अंदर। ही डिफीटेड राजा दाहिर, किसको हराया इसने? राजा दाहिर को हराया, एंड कैप्चर्ड सिंध एंड मुल्तान, और सिंध और मुल्तान पे इसने अपना अधिकार कर लिया। तो पहली बार अरब कहां पे आए थे? पहली बार अरबों ने अपना साम्राज्य फैलाया पूर्व की तरफ और वो सिंध और मुल्तान के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, यानी अरब आक्रमण की शुरुआत करी थी इस मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट आता है, हाउ डिड इंडियन रूलर्स रेजिस्ट द अरब एक्सपेंशन? किस प्रकार से भारतीय शासकों ने जो अरब एक्सपेंशन था, जो विस्तार था अरबों का, उसको रोका? रूलर्स लाइक बप्पा रावल ऑफ मेवाड़, द प्रतिहार्स, चालुक्य एंड द राष्ट्रकूट्स स्ट्रांगली रजिस्टर्ड रेस्ट्रिक्टिंग अरब्स मेनली टू सिंध। ठीक है, देखो जो भारत के राजवंश थे और उनमें भी अगर बात करें हम, बप्पा रावल जो मेवाड़ से बिलोंग करते थे, प्रतिहार शासकों की बात करें या चालुक्य शासकों की बात करें या फिर राष्ट्रकूट की बात करें, इन्होंने कड़ा प्रतिरोध किया था। किसका? अरब लोगों का कड़ा प्रतिरोध किया, और इन्होंने अरब लोगों को कहां तक सीमित रख दिया भैया?
सिंध प्रांत तक ही सीमित रख दिया। सिंध प्रांत से आगे इन्होंने इंडिया में उनको क्या नहीं करने दिया, प्रवेश नहीं करने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द कल्चरल इंपैक्ट ऑफ अरब कॉन्टैक्ट विद इंडिया। जब अरबों ने सिंध प्रांत और मुल्तान प्रांत यानी भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो वो जो भारत की संस्कृति के टच में आए तो क्या परिवर्तन हुआ? अरब इंट्रोड्यूस द इस्लामिक गवर्नेंस एंड द अरेबिक कल्चर। जब अरब लोग आए तो उन्होंने क्या दिखाया? अरब जो इस्लामिक शासन होता है और अरेबिक कल्चर होता है उसको वो अपने साथ लेकर के नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड द नेविगेशन वॉज एक्सचेंज्ड बिटवीन द इंडियन एंड अरब। और इंडियन और अरब दो संस्कृति जब मिली तो ज्ञान का भी बंटवारा हुआ, दोनों के अंदर ज्ञान का मिक्सचर हुआ। किसको लेकर के? चाहे वो गणित की बात कर लें, चाहे वो चिकित्सा पद्धति की बात कर लें, चाहे वो नौसेना की यानी नौवह नेविगेशन जो दिशा बताने वाले जो संयंत्र होते हैं ना उनको कहा जाता है, उसकी बात कर लें, तो इन सभी संस्कृतियों का आपस के अंदर आदान प्रदान हुआ। यानी दोनों संस्कृतियों के अंदर जो बेहतरीन चीज़ थी वह एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल हुई और इस्लामिक प्लस इंडियन कल्चर आगे की तरफ बढ़ा। नेक्स्ट आता है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेजन। मोहम्मद ऑफ गजनी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? है ना, महमूद ऑफ गजनी यानी महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया था, तो उसका उद्देश्य क्या था? महमूद ऑफ गजनवी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 1000 से लेकर के 1027 तक। लेकिन हिज एम वॉज टू प्लंडर वेल्थ फ्रॉम द टेम्पल्स लाइक सोमनाथ, नॉट टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल रूल। तो महमूद गजनवी ने भले ही 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन वो एक लुटेरा था। वो भारत से केवल वेल्थ को प्लंडर करने आया था, वेल्थ को लूटने आया था। और बड़े बड़े जो उस समय मंदिर हुआ करते थे, जैसे सोमनाथ का मंदिर हो गया, उनको वो लूट करके और वहां से बहुत सारा खजाना अपने साथ लेकर के गया था। वो यहाँ पे कोई भी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए नहीं आया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ मोहम्मद गोरीज इन्वेजन। मोहम्मद गोरी के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी ने भैया पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और कहां हराया था? इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192। 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया, उस तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और यही वो जीत थी, लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, जहां से दिल्ली सल्तनत की क्या पड़ी? दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ गोरी विक्टोरी। गोरी की जीत के दीर्घकालीन परिणाम क्या थे? गोरीज विक्ट्रीज मार्क द स्टार्ट ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल रूल इन इंडिया। ठीक है, गोरी की विजयों ने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई थी। यानी गोरी के आने के साथ ही, मोहम्मद गोरी के आने के साथ ही भारत के अंदर मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। पर्सियन कल्चर, लैंग्वेज एंड द आर्किटेक्चर ऑल्सो एंटर्ड इन इंडियन सोसाइटी। जो फारस की संस्कृति हुआ करती थी, जो फारसी लैंग्वेज हुआ करती थी और फारसी स्थापत्य हुआ करता था, उसकी भी भारतीय समाज के अंदर क्या हो गई? एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आगे बढ़े उससे पहले यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। यही वो चैनल है जहां पर आपको हर वीडियो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब चलते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में कुछ टॉपिक्स हमारे दिए गए हैं। यूनिट सेकंड में से जो पहला क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है वो है, हु वाज कुतुबुद्दीन ऐबक एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और उसका कंट्रीब्यूशन क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 टू 1210 वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डिनेस्टी। जो दास डिनेस्टी थी, जो गुलाम वंश था ना, उसका संस्थापक हुआ करता था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। उसने कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत करी। एंड द बिल्ड मॉस्क्यूज लाइक कुव्वत ए इस्लाम इन दिल्ली। और दिल्ली के अंदर उसने कौन सी मस्जिद बनाई? कुव्वत ए इस्लाम जैसी मस्जिद उसने निर्मित करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज इल्तुतमिश रिगार्डेड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द सल्तनत। इल्तुतमिश को सल्तनत का वास्तविक सुदृढ़ करने वाला क्यों माना जाता है? तो इल्तुतमिश 1211 टू 1236 कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण तो किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था भैया? इल्तुतमिश ने। इंट्रोड्यूस द सिल्वर टंका। और इसने क्या चलाया था भैया अपने साम्राज्य के अंदर? चांदी का टांका चलवाया था और कॉपर का जिटल चलवाया था। एंड सिक्योर्ड दिल्ली सल्तनत बाय डिफीटिंग द राइवल्स एंड मंगोल्स। और इसने क्या करा? अपने विद्रोहियों को और मंगोलों को हरा करके दिल्ली की सल्तनत के ऊपर कब्जा किया था। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली की सल्तनत के ऊपर कब्जा किया था, इसीलिए इसको क्या माना जाता है? रियल कंसोलिडेटर ऑफ द सल्तनत। ठीक है, सल्तनत का वास्तविक निर्माता इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? उसका क्या महत्व है? रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 तक इसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे।
एंड वाज द फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और ये पहली और आखिरी महिला थी जिसने दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया था। शी ट्राइड टू रिड्यूस द पावर ऑफ टर्किश नोबल्स बट फेस्ड ऑपोजिशन एंड वाज किल्ड। इसने तुर्की अमीरों की शक्ति को कम करने की कोशिश की, लेकिन इसका क्या हुआ भैया, अपोजिशन, विरोध इसको झेलना पड़ा और इसको मार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द मेन पॉलिसीज ऑफ बलबन। बलबन की मुख्य मुख्य पॉलिसीज, मुख्य नीतियां क्या थी। बलबन जिसने 1226 से लेकर के 1287 तक उसने राज किया था। स्ट्रेंथन द मोनार्की, उसने राजतंत्र को मजबूत किया। इंट्रोड्यूस द पर्शियन थियोरी ऑफ किंगशिप, जो फारस की राजसत्ता का सिद्धांत था उसको उसने इंट्रोड्यूस किया। एंड एम्फेसाइज्ड स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, और उसने क्या लगाए, स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, यानी कड़ी कानून और व्यवस्था को उसने अपने यहाँ लागू किया। एंड कास्ट द इंटरनल रिवोल्ट्स, और जो आंतरिक विद्रोह होते हैं उसको दबाने का काम हमारे इस बलबन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट वर द अलाउद्दीन खिलजीज मेन कॉन्क्वेस्ट। अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य मुख्य विजय कौन सी थी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने गुजरात जीता, मालवा जीता, चित्तूर जीता, देवगिरी जीती, वारंगल जीता, एंड अनेक्स द लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन, और दक्षिण का बड़ा हिस्सा इन्होंने जीत लिया था। नहीं, दक्षिण भारत में जो साम्राज्य फैलाया था, मुगल साम्राज्य, किसने सबसे ज्यादा फैलाया था भैया, अलाउद्दीन खिलजी ने फैलाया था। हिज एम्पायर बिकेम द लार्जेस्ट अंडर दिल्ली सल्तनत, और ये अलाउद्दीन खिलजी था जिसका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के अधीन सबसे बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, मुगलों में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट आता है, व्हाट वर अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट रिफॉर्म्स, जो बाजार में सुधार किया अलाउद्दीन खिलजी ने, वो कौन कौन से थे। अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, अलाउद्दीन ने क्या करा, फूड ग्रेन्स, क्लोथ एंड हॉर्सेस, जो अनाज था, जो कपड़े थे और जो घोड़े थे, उनकी कीमतें इसने बाजार के अंदर तय करी और उनके ऊपर नियंत्रण लगाया। ही सेट अप द मार्केट्स विथ स्ट्रिक्ट सुपरविजन, इसने क्या करा, स्ट्रिक्ट सुपरविजन यानी कड़ी निगरानी रखी मार्केट के ऊपर। यूजिंग स्पाइसेस एंड द ऑफिशियल्स टू प्रिवेंट द ब्लैक मार्केट, इसने क्या करा भैया, जासूस और अधिकारी लगाए ताकि ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाई जा सके, कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। इसीलिए इसने क्या करा, स्पाइस यानी जासूस और ऑफिशियल यानी अधिकारियों की नियुक्ति करी, जिनका काम ये देखना था कि बाजार में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ अलाउद्दीन रेवेन्यू रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन ने जो राजस्व सुधार किए थे उनका महत्व क्या है। ही मेजर्ड लैंड, ठीक है, उसने क्या करा, भूमि का नाप करवाया। फिक्स्ड टैक्सेस एट हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, और उसने टैक्स फिक्स कर दिया, भैया जितना भी आपकी भूमि पर उत्पादित होगा उसका आधा जो होगा आप टैक्स दोगे। एंड रिड्यूस द पावर ऑफ इंटरमीडिएट्स, और बिचौलियों की भूमिका को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया या ना के बराबर कर दिया। दिस इंक्रीज द स्टेट इनकम, और इससे उसके साम्राज्य में क्या हुई, वृद्धि हुई, उसके साम्राज्य का आय जो थी वो बढ़ गई। एंड स्ट्रेंथन हिज आर्मी, और आय बढ़ने के साथ ही उसकी आर्मी, उसकी सेना भी और ज्यादा मजबूत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज मोहम्मद बिन तुगलक कंसीडर्ड इल फेटेड रूलर, मोहम्मद बिन तुगलक को इल फेटेड यानी दुर्भाग्यशाली शासक क्यों कहा जाता है। ही मेड एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट्स लाइक शिफ्टिंग कैपिटल टू दौलताबाद एंड इशूइंग द टोकन करेंसी, देखो इसलिए माना जाता है इसको कि एक बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था और एक्सपेरिमेंट में विश्वास रखता था। इसीलिए इसने क्या करा था, अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ शिफ्ट किया था, दौलताबाद में, ध्यान रखना आपको, है ना। तो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किसने शिफ्ट करी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने शिफ्ट करी थी। और यही वो व्यक्ति था जिसने क्या चलवाया था, पहली बार नोटबंदी चलवाई थी, यानी इशूइंग द टोकन करेंसी। इसने क्या करा था, मुद्रा जारी करने के जैसे प्रयोग किए, दीज फेल्ड, और इसने ये जो प्रयोग किए ना ये फेल हो गए। कॉजिंग इनस्टेबिलिटी, उससे अस्थिरता का माहौल बन गया। एंड हैवी लॉसेस, और इसको बहुत ज्यादा भारी मात्रा में नुकसान भी उठाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी उसका क्या योगदान है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें, 1351 से लेकर के 1388 तक इन्होंने शासन किया था। बिल्ट कैनाल्स, इन्होंने नहरें बनवाई, इन्होंने हॉस्पिटल्स के निर्माण करे और इन्होंने मदरसों के निर्माण करवाए थे। बट ही फॉलोड ऑर्थोडॉक्स इस्लाम, लेकिन इनकी एक कमी थी कि इन्होंने क्या करता, रूढ़िवादी इस्लाम या कट्टर इस्लाम को इन्होंने माना। एंड गिव एक्सेसिव ग्रांट्स टू द उलेमा एंड नोबल्स, और जो अमीर हुआ करते थे ना और उलेमा हुआ करते थे उनको इन्होंने बहुत ज्यादा दान दिया है ना, ग्रांट इन्होंने बहुत ज्यादा दी उनको। तो इनकी एक ही कमी थी कि ये कट्टर मुस्लिम हुआ करते थे, अदरवाइज तो उन्होंने नहरों का निर्माण भी करवाया था, हॉस्पिटल का निर्माण भी करवाया था, मदरसों का निर्माण भी करवाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर मुस्लिम हुआ करते थे और उलेमाओं को और अमीरों को इन्होंने जरूरत से ज्यादा धन दिया या दान दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट लेड डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत अंडर लोधीज, लोधी का जब नियंत्रण दिल्ली सल्तनत पर हो गया था तो किस तरीके से दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। इब्राहिम लोधीज ऑटोक्रेटिक रूल एंड कॉन्फ्लिक्ट विद द नोबल्स वीकन द स्टेट,
देखो, अब एक तो तानाशाह की तरह से इब्राहिम लोदी ने दिल्ली के ऊपर शासन करा, और जो नोबल्स थे, जो अमीर थे, उसके साथ उसके लगातार संघर्ष चलते रहे। इससे उसका साम्राज्य क्या हो गया, बड़ा ही कमजोर हो गया। बाबर डिफीटेड हिम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को किसने हराया, बाबर ने हराया। और इस तरीके से इब्राहिम लोदी की जो सल्तनत थी दिल्ली की, वो जाती रही और बाबर दिल्ली का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज इक्ता सिस्टम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडर द इक्ता सिस्टम लैंड वाज असाइन टू नोबल्स, ठीक है। इक्ता सिस्टम के अंडर में एक लैंड जो थी वो किसको दी जाती थी भैया, नोबल्स को दी जाती थी, और इन नोबल को क्या कहा गया, इक्तेदार कहा गया, इन रिटर्न फॉर मेंटेनिंग ट्रूप्स। और इन नोबल्स का काम ये था कि भैया आपको जो जमीन दी जा रही है, जिसके आप इक्तेदार बनाए जा रहे हो, उस जमीन से आपको इतना लगान वसूल करना है कि आप इस हमारी जो सैन्य शक्ति है उसको मजबूत कर पाओ। इन्हें इन्हें अपने यहाँ से सैनिकों को जो दिल्ली सल्तनत थी वहां पर भेजना पड़ता था, और बदले में इनको इक्तेदार बनाया जाता था, जमीन जीताती थी, इससे ये भू राजस्व वसूला करते थे। इट वॉज बोथ एन इकोनॉमिक एंड द मिलिट्री अरेंजमेंट, ये आर्थिक के साथ साथ सैन्य सुव्यवस्था भी थी जो लागू की गई थी। तो इक्ता सिस्टम के अंदर लैंड थी, लैंड किसको दी गई थी, नोबल्स को दी गई थी, और नोबल्स को इक्तेदार कहा गया था, और वो इसके एवज में अपनी सेना किसके पास भेज देते, दिल्ली सल्तनत के अंडर में भेजते थे। और सेना के अरेंजमेंट का जो भी काम होता था वो यही लोग किया करते थे, और इस तरीके से क्या हुआ, आर्थिक और सैन्य व्यवस्था या समझौता इसे कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, व्हाट वर द मेन डिपार्टमेंट्स इन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि दिल्ली शासन व्यवस्था के अंदर मुख्य मुख्य डिपार्टमेंट कौन कौन से थे। तो इन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूड दीवान ए वजारत, ठीक है। दीवान ए वजारत, इसको फाइनेंस यानी ये आर्थिक डिपार्टमेंट था। दीवान ए अर्ज, आर्मी से रिलेटेड डिपार्टमेंट था। दीवान ए इंशा, करस्पॉन्डेंट, समाचार पत्र संदेशों से रिलेटेड आपका डिपार्टमेंट था। एंड दीवान ए रिसालत, रिलीजियस मैटर यानी धार्मिक मुद्दों से डील करने वाला एक डिपार्टमेंट था। की कथा आपको याद रखना है कि दीवान वजारत का मतलब वित्त हो गया, दीवान अर्ज का मतलब सेना से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, दीवान इंशा का मतलब पत्राचार से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, और दीवान रिसालत का मतलब धार्मिक मामलों से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट वर द मेन सोशल क्लासेस ऑफ सल्तनत सोसाइटी, ठीक है। सल्तनत समाज के मुख्य सामाजिक वर्ग कौन से थे, तो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू नोबल्स, उलेमा, ट्रेडर्स, आर्टिजन्स एंड पीटर्स, ठीक है। उस समय समाज में मुख्य मुख्य वर्ग कौन से हुआ करते थे, तो नोबल यानी अमीर हुआ करते थे, उलेमा हुआ करते थे, ट्रेडर्स यानी व्यापारी हुआ करते थे, आर्टिजन्स यानी कारीगर हुआ करते थे, और पीजेंट्स हुआ करते थे, और इन्हीं के अंदर समाज बटा हुआ था। नोबिलिटी एंजॉय प्रिविलेजेस, ये जो अमीर थे ना इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, वाइल द पीजेंट्स बोर हैवी टैक्सेशन, जबकि ये जो पीजेंट्स थे, जो बेचारी गांव गरीब देहात वर्ग था, इसके ऊपर हैवी टैक्सेशन यानी बहुत बड़ा कर्ज लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर का सिग्निफिकेंस क्या था। फाउंडेड इन 36 बाय हरिहर एंड बुक्का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, हरिहर और बुक्का ने 1336 के अंदर की थी। विजयनगर बिकेम ए स्ट्रॉन्ग हिंदू साउथ स्टेट इन साउथ इंडिया, विजयनगर क्या बन गया था, साउथ इंडिया की बात करें तो विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य बन गया था, और बहुत ही मजबूत हिंदू साम्राज्य बन गया था। इट प्रमोटेड ट्रेड, आर्किटेक्चर एंड भक्ति कल्चर, और विजयनगर साम्राज्य ने किसको प्रमोट किया, किसको मजबूत किया, ट्रेड यानी व्यापार को, आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य को, और भक्ति भक्ति संस्कृति को इन्होंने बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज द बहमनी किंगडम इंपॉर्टेंट, बहमनी किंगडम इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो फाउंडेड इन 1347 बाय अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह, ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 के अंदर किसकी नींव रखी थी, बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी। इट बिकेम मेजर मुस्लिम पावर इन दक्कन, और दक्षिण भारत में इकलौता ये क्या था, एक इस्लामिक साम्राज्य हुआ करता था। इट ऑफन क्लैश्ड विद विजयनगर, विजयनगर से इसका हमेशा ही क्या चलता था, लड़ाई चलती थी। बट एनरिच्ड डेक्कन कल्चर, लेकिन इसने भी जो डेक्कन यानी दक्षिण की संस्कृति थी उसको बढ़ाने में अ, अपना योगदान दिया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट थर्ड की तरफ। यूनिट थर्ड में से जितने अपने ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, इन सभी में से कौन कौन से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ ना उसका क्या महत्व था। तो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, किसके बीच में लड़ा गया था भैया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर यूज आर्टिलरी, और बाबर ने इसमें किसका प्रयोग किया था, यह सबसे महत्वपूर्ण है, तोप खाने का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, बाबर था। एंश्योर्ड विक्ट्री, इससे उसकी जीत तय हो गई। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर, और यहीं से मुगल सल्तनत की भारत के अंदर नींव पड़ी थी, और यही
महत्व है किसका? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का, जो 1526 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज बैटल ऑफ खानवा इंपॉर्टेंट? ठीक है, 1527 में एक बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया, वो महत्वपूर्ण क्या है? इस बैटल के अंदर, बैटल ऑफ खानवा में, बाबर डिफीटेड राणा सांगा एट खानवा इन 1527। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया, और इसमें बाबर ने किसको हराया? राणा सांगा को हराया। दिस एंश्योर्ड मुगल डोमिनेंस ओवर द राजपूत पावर, और यहीं से मुगल जो थे राजपूत पावर पे हावी होने लगे, एंड स्ट्रेंथन्ड बाबर रूल इन नॉर्थ इंडिया, और उत्तर भारत में बाबर के शासन को यहीं से मजबूती मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट चैलेंजेस डिड हुमायूं फेस ड्यूरिंग हिज रेन? अपने साम्राज्य में हुमायूं को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हुमायूं फेस थ्रेट्स फ्रॉम अफगान रूलर शेर शाह सूरी, है ना। अब देखो, हुमायूं को सबसे ज्यादा धमकियां किससे मिली? ये शेर शाह सूरी से मिली, जो अफगानी शासक हुआ करता था। ठीक है, हुमायूं मुगल था, और हुमायूं बहुत कमजोर शासक भी नहीं कह सकते आप, लेकिन हुमायूं को चुनौती का सामना करना पड़ा, किससे? इस अफगान शासक शेर शाह सूरी से सामना करना पड़ा। हैड वीक कंट्रोल ओवर नोबल्स, और इसकी एक कमी थी कि भैया जो अमीर थे इसके अंडर में, उसके ऊपर इसका ज्यादा कंट्रोल नहीं था, इसीलिए ही लॉस्ट एम्पायर इन 1547, और मुगल सल्तनत का अंत हो गया एक बार, कब? 1840 के अंदर, एंड हैड टू सीक रिफ्यूज इन पर्शिया, और इसको भाग करके कहाँ जाना पड़ा भैया? पर्शिया भाग करके इसको शरण लेनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज शेर शाह मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म? शेर शाह सूरी जो अफगान शासक था, उसने कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे? शेर शाह इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म करेंसी, शेर शाह ने कहा, क्या कहा भैया? एक ही मुद्रा चलाई जाएगी। इम्प्रूव द पोस्टल सर्विसेज, उसने डाक व्यवस्था के अंदर सुधार किया, एंड बिल्ड द ग्रैंड ट्रक रोड, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और उसने व्यापार के लिए किसका निर्माण करवाया? ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया। हिज रिफॉर्म्स स्ट्रेंथन्ड द एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके सुधारों ने एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन यानी साम्राज्य के प्रशासन को मजबूत करने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है, हाउ डिड शेर शाह रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम? रेवेन्यू सिस्टम में उसने क्या शुरुआत किया? तो ही मेजर्ड लैंड, उसने लैंड को मेजर करवाया। क्लासिफाइड सोल, मिट्टी को क्या करवाया? उसने श्रेणियां तय करवाई। एंड फिक्स्ड टैक्स बेस्ड ऑन द क्रॉप यील्ड, और फसल कितनी उत्पादित होगी उसके आधार पर ही उसने टैक्स लागू करवाया। दिस सिस्टम लेटर इंस्पायर्ड अकबर्स रेवेन्यू पॉलिसी अंडर टोडरमल, और यही वो सिस्टम था जिसके प्रभावित होकर के अकबर ने अपने नवरत्न टोडरमल से जाब्ती प्रथा को लागू करवाया था। नेक्स्ट सिस्टम आया, व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज अकबर्स राजपूत पॉलिसी? अकबर की राजपूत पॉलिसी क्या थी? अकबर वॉन राजपूत स्टेट्स थ्रू अलायंस एंड मैट्रिमोनियल रिलेशंस। ठीक है, अब अकबर ने राजपूत जो राज्य थे उनको जीता, किस तरीके से जीता? अलायंस से जीता। ठीक है, या तो उसने युद्ध करके जीता था, या उसने मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल यानी जो वैवाहिक रिश्ते बना करके जीता, स्पेशली विद अंबर, और आमेर की बात करें तो विशेषकर उसने क्या करा था? आमेर से वैवाहिक संबंध बनवाए थे। दिस पॉलिसी क्रिएटेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लॉयल्टी अमंग राजपूत, और इसी नीति के कारण पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता आई, एंड लॉयल्टी अमंग राजपूत, और राजपूतों की स्वामी भक्ति जाहिर हुई मुगलों के प्रति, यानी राजपूतों की निष्ठा मिली मुगल साम्राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज मनसबदारी सिस्टम? इंपॉर्टेंट है, मनसबदारी प्रथा क्या थी? अकबर ने इंट्रोड्यूस की थी, किसको? मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। इसमें क्या था? रैंकिंग ऑफिसर बाय जात। ठीक है, जात यानी स्टेटस। इसके जो अधिकारी थे उनकी रैंकिंग निश्चित होती थी जात सिस्टम से और सवार सिस्टम से। सवार यानी घुड़सवार जो होते हैं। इट लिंक्ड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अंडर वन स्ट्रक्चर, और इससे इसने सेना और प्रशासन को एक ढांचे से जोड़ने का काम किया। तो मनसबदारी प्रथा क्या थी कि जो इसके अकबर के अंडर में जितने भी नोबल्स वगैरह हुआ करते थे, उन सभी को जात और कैवलरी और घुड़सवारी के आधार पर एक ओहदा दिया जाता था, उसी को मनसबदारी प्रथा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज अकबर रिलीजियस पॉलिसी? अकबर की जो धर्म संबंधी नीति क्या थी? अकबर फॉलोड सूल ए कुल। ठीक है, अकबर ने एक धर्म स्थापित किया, या किसको मानता था? वो सुले कुल को मानता था, यानी पीस फॉर ऑल, सदी की शांति। एंड प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस, और उसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया। ही फाउंडेड दीन ए इलाही, उसने एक दीन ए इलाही नाम का धर्म चलवाया। ए न्यू फेथ कंबाइंड द एलिमेंट्स ऑफ वेरियस रिलीजन, और ये दीन ए इलाही एक ऐसा धर्म था जिसके अंदर सारे के सारे धर्मों के मुख्य मुख्य जो एलिमेंट्स तत्व थे उनको शामिल किया गया था, और इसके लिए अकबर को विरोध भी झेलना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट रोल डिड नूरजहां प्ले ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन? जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका क्या थी? नूरजहां जो जो जहांगीर की वाइफ हुआ करती थी, बिकेम इन्फ्लुएंशियल इन पॉलिटिक्स, वो राजनीति में बड़ी सक्रिय हो गई थी। शी इश्यूड ऑर्डर्स इन हर नेम, वो अपने नाम से आदेश निकलवाती थी। एंड कंट्रोल्ड इंपॉर्टेंट कोर्ट अपॉइंटमेंट्स, और राज दरबार की नियुक्तियों को भी नियंत्रित वो किया करती थी। तो नूरजहां का बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक रोल हुआ करता था जहांगीर के शासन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज शाहजहां रेन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शाहजहां के जो राज था, शाहजहां के राज को स्थापत्य का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है, मुगल स्थापत्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? तो शाहजहां बिल्ड द ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद। शाहजहां ने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जिसमें ताजमहल था, लाल किला था और जामा मस्जिद था। इनका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ही रेन्स रिप्रेजेंट द पीक ऑफ मुगल आर्ट एंड कल्चर। और जो शाहजहां का शासनकाल था, उसमें जो मुगल आर्ट और मुगल आर्किटेक्चर था, यानी मुगल कला और मुगल स्थापत्य था, वो अपने पीक यानी अपने चरम पर था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था शाहजहां ने मुगल स्थापत्य और मुगल कला को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी? औरंगजेब री इम्पोज्ड जजिया। औरंगजेब ने वापस जजिया कर लगाया। डेस्ट्रॉयड सम टेम्पल्स। ठीक है, औरंगजेब ने क्या करा था, जो नॉन मुस्लिम्स थे, हिंदुओं के ऊपर उसने जजिया टैक्स लगाया, जो और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। एंड फॉलोड स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्सी। और उसने कट्टर मुस्लिम जो कानून थे उनको लागू करवाया। दिस क्रिएटेड डिसकंटेंटमेंट अमंग राजपूत, मराठा और सिख। और इससे राजपूत, मराठा और सिख जो थे वो बड़े असंतुष्ट हो गए और वो औरंगजेब से बड़े नाराज हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ औरंगजेब्स डेक्कन कैंपेन। औरंगजेब के जो दक्षिण अभियान थे उनका क्या प्रभाव पड़ा? हिज लॉन्ग वॉर्स इन दक्कन ड्रेन्ड द एम्पायर्स रिसोर्सेज। लंबे समय तक औरंगजेब ने दक्षिण के अंदर संघर्ष किया और इससे उसके साम्राज्य के जो संसाधन थे वो ड्रेन्ड यानी बिल्कुल खत्म हो गए। इट वीकन्ड द मुगल आर्मी। मुगल आर्मी कमजोर पड़ गई। एंड गेव राइज टू द रीजनल पावर्स लाइक मराठा। और क्षेत्रीय शक्तियां जिस प्रकार से मराठा हुए थे उनका उदय हो गया और वो उभर के सामने आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ मुगल डिक्लाइन आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में भैया मुगल साम्राज्य का पतन क्यों होने लग गया था? द डिक्लाइन वाज ड्यू टू द वीक सक्सेसर। ठीक है, औरंगजेब के बाद कोई भी मजबूत उत्तराधिकारी आ ही नहीं पाया था मुगल सल्तनत का। मिलिट्री उनकी कमजोर हो गई थी, मिलिट्री असक्षम हो गई थी। हैवी टैक्सेशन लगाने से पूरी की पूरी जनता नाराज थी और लगातार युद्ध मुगल सेना को करने पड़े थे, इसलिए मुगल साम्राज्य पतन की ओर चला गया। रीजनल पावर्स चैलेंज द मुगल अथॉरिटी। और जो क्षेत्रीय शक्तियां उभर के आई, जैसे हमारे मराठास हो गए, उन्होंने क्या करा, मुगलों को चुनौतियां पेश करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड फॉरेन इन्वेजर कंट्रीब्यूट मुगल डिक्लाइन। फॉरेन इन्वेजन यानी विदेशी आक्रमणियों ने मुगल डिक्लाइन यानी मुगल साम्राज्य के पतन में क्या भूमिका निभाई? नादिर शाह इन्वेजन 1739 एंड अब्दाली रिपीटेड अटैक्स वीकेंड द एम्पायर। नादिर शाह ने जब 1739 के अंदर अटैक करा और अहमद शाह अब्दाली ने जब बार बार भारत के ऊपर अटैक किया और मुगलों के ऊपर अटैक किए, तो इससे मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। दीज इन्वेजन्स और ये जो आक्रमण किए गए थे ना विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा, कॉज हैवी लॉस ऑफ वेल्थ एंड प्रेस्टीज। इससे एक तो प्रतिष्ठा को चोट पहुंची मुगल साम्राज्य की और मुगल साम्राज्य को बहुत सारी धन संपत्ति का नुकसान भी उठाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन मुगल डिक्लाइन। एक मुगल डिक्लाइन की बात करें, यानी मुगल साम्राज्य के पतन की बात करें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उसके अंदर क्या रोल हुआ करता था? द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड मुगल वीकनेस। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया कि मुगल कमजोरी का वो लाभ उठाए और उन्होंने मुगल कमजोरी का लाभ उठाया। गेंड ट्रेड प्रिविलेजेस और जो व्यापार के विशेषाधिकार थे वो किसने प्राप्त कर लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर लिए। एंड एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर और अपनी राजनीतिक शक्ति को भी उन्होंने स्थापित कर दिया। दिस मार्क द ट्रांजिशन ऑफ द कॉलोनियल रूल। और यहीं से मुगल शासन का तो अंत हुआ और औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 के अंदर से भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, उन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन हम क्वेश्चन और आंसरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है 4th यूनिट में से, Who was Maharana Pratap and why is he remembered? Maharana Pratap of Mewar resisted Akbar and fought the Battle of Haldighati 1576। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक हुआ करते थे जिन्होंने अकबर के खिलाफ बड़ी ही बहादुरी से हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था उसको उन्होंने लड़ा था। दाव हुई लॉस्ट। भले ही महाराणा प्रताप इस युद्ध के अंदर हार गए हों, लेकिन हिज करेज एंड द गुरिल्ला वारफेयर बिकम लीजेंडरी। लेकिन उन्होंने जो साहस इसमें दिखाया और गुरिल्ला पद्धति से जो उन्होंने इन अकबर का मुकाबला किया, वो वाकई में बड़ा काबिल तारीफ था और उसके लिए वो बड़े ही प्रसिद्ध भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट में से जो बनता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ लचित बोरफुकन इन आसाम। आसाम के लचित बोरफुकन का
क्या भूमिका है? तो लचित बोरफुकन कौन थे? ए जनरल फ्रॉम द अहोम डायनेस्टी, अहोम डायनेस्टी के एक सेनापति हुआ करते थे। इन्होंने डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ सराय घाट, ब्रह्मपुत्र नदी के नजदीक सराय घाट का एक बैटल जो हुआ था, इन्होंने वहां पर किसको हराया था? मुगलों को हराया था। एंड ही इज रिमेंबर्ड एज ए सिंबल ऑफ असमी ब्रेवरी, और आसाम की साहस की प्रतीक के रूप में इनको आज भी याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर शिवाजीज मेन अचीवमेंट, शिवाजी की मुख्य उपलब्धियां क्या थी? तो शिवाजी एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम विद द फोर्ट्स एंड द गुरिल्ला टैक्टिक्स, शिवाजी ने क्या करा था भैया? किलों को और गुरिल्ला युद्ध कौशल से स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी। ही वॉज क्राउन्ड इन 1674, 1674 में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ। एंड प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ हिंदू पद पादशाही, और इन्होंने हिंदू पद पादशाही यानी हिंदवी स्वराज्य के विचार को प्रेरित किया था और उसको प्रसारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ हिंदू पद पादशाही, इंपॉर्टेंट है कि हिंदू पद पादशाही क्या थी? हिंदू पद पादशाही का मतलब होता है एस्टेब्लिशिंग हिंदू पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया, भारत के अंदर हिंदू राजनीतिक श्रेष्ठता की स्थापना की जाए, यानी हिंदू राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना करना ही हिंदू पद पादशाही का अर्थ होता है। शिवाजी एंड लेटर द मराठास एम टू रिप्लेस द मुगल डोमिनेंस विद द मराठा पावर, शिवाजी और बाद में जो मराठा आए उन्होंने मुगल सत्ता को मराठा शक्ति से बदलने का पुरजोर प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड पेशवा एक्सपेंडेड द मराठा पावर, पेशवा ने मराठा की पावर को किस तरीके से बढ़ाया? आफ्टर शिवाजी द पेशवाज एक्सपेंडेड मराठा इन्फ्लुएंसेस अक्रॉस इंडिया, जब शिवाजी के बाद में पेशवाओं ने मराठा प्रभुत्व को पूरे भारत के अंदर बढ़ाने का काम किया। दे एस्टेब्लिश्ड ए कॉन्फिडरेसी एंड कलेक्टेड द चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम द अदर स्टेट्स, उन्होंने संघ स्थापित किया, उन्होंने अन्य राज्यों से चौथ व स्वदेश मूली वसूल करी। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं, ये प्रकार से उन्होंने लूट पाट कर सकते हो जो लोगों से, उन्होंने क्या करा कि एक चंदा मांगने का दूसरा तरीका हो गया, वो क्या करा था, उन्होंने शुरू करना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह की बात करें, जो सिख गुरु हुआ करते थे, उनका महत्वपूर्ण योगदान क्या हुआ करता था? तो गुरु गोविंद सिंह फोर्ट इन खालसा इन 1699, ठीक है, याद रखना, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा में, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी, और कब करी? 1699 में, टू फाइट, और क्यों करी थी खालसा पंथ की स्थापना? टू फाइट द मुगल ऑपरेशन, मुगल साम्राज्य का विरोध करने के लिए, मुगल साम्राज्य की दमनकारी नीतियों को विरोध करने के लिए इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी 1699 में। ही टर्न्ड सिख्स इनटू ए वॉरियर कम्युनिटी डेडिकेटेड टू जस्टिस एंड ब्रेवरी, इन्होंने सिख समुदाय को क्या बना दिया था? वॉरियर कम्युनिटी, यानी सिख समुदाय को इन्होंने योद्धा समुदाय में तब्दील कर दिया था, जो इस बात के लिए समर्पित थे कि न्याय मिले और बहादुरी मिले, यानी बहादुरी के साथ में मुगलों का विरोध किया जाए और मुगलों के शासन से अंत मिले, मुगलों के जो द्वेषपूर्ण नीति है उसका अंत हो और सभी को न्याय मिले, इसी उद्देश्य के साथ में, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गुरु गोविंद सिंह ने 1699 के अंदर खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट रोल द जाट्स प्ले इन रेजिस्टिंग द मुगल्स, जाटों ने क्या किरदार निभाया मुगलों को रोकने के लिए? जाट की अगर हम बात करें तो जाट ऑफ द मथुरा रीजन, मथुरा रीजन के जो जाट थे, मथुरा क्षेत्र के जो जाट थे, जिनका नेतृत्व लेड बाय द गोकुल, राजा राम एंड चूड़ामन, जिनका नेतृत्व गोकुल, राजा राम और चूड़ामन कर रहे थे, रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल एक्सप्लॉइटेशन, जो मुगल शासन की दमनकारी नीति थी, जो मुगल शासन की शोषणकारी नीति थी, उनका इन्होंने क्या करा? विद्रोह किया। दे लेटर फाउंडेड द भरतपुर स्टेट, और बाद में इन्होंने भरतपुर राज्य की स्थापना करी। तो भरतपुर राज्यों की स्थापना किसने करी थी? जाटों ने ही करी थी, जिनके नेता गोकुला, राजा राम और चूड़ामन जैसे जाट हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रशासनिक संरचना क्या थी? द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सूबास, ठीक है, मुगल एम्पायर में जो प्रशासन था वो सूबों में बटा हुआ था, सरकार में बटा हुआ था, परगना में बटा हुआ था और विलेज में बटा हुआ था। तो ये चार स्तर हुआ करते थे, सबसे बड़े सूबे, फिर सरकार, फिर परगना और फिर विलेजेस। ईच लेवल हैड ऑफिशियल्स फॉर रेवेन्यू, हर लेवल के ऊपर, चाहे वो सूबा हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो परगना हो, चाहे वो विलेज हो, हर लेवल पर एक अधिकारी हुआ करता था, जो क्या करता था? रेवेन्यू यानी लगान वसूल करने का काम करता था, लॉ एंड ऑर्डर को बनाया रखता था, और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी वहां पर सेना का अधिकारी के रूप में नियुक्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज टोडरमल्स रेवेन्यू, व्हाट वाज टोडरमल्स रेवेन्यू सिस्टम, टोडरमल की राजस्व व्यवस्था क्या थी? इंपॉर्टेंट है, टोडरमल ने भैया जाब्ती व्यवस्था को लागू किया था। टोडरमल ने एक नई लगान पद्धति बनाई जिसको जाब्ती व्यवस्था कहा गया। इसमें क्या करते थे? मेजरिंग लैंड एंड फिक्सिंग द टैक्स अकॉर्डिंग टू द एवरेज यील्ड, इसमें जमीन की नाप की जाती थी और जमीन की नाप के अकॉर्डिंग उस जमीन पे कितना उत्पादन होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स को फिक्स कर दिया जाता था। तो शेर शाह सूरी ने जो सिस्टम अप्लाई किया था उसी को अकबर के नवरत्न
उसने टोडरमल ने भी स्थापित किया और इसी को जाति प्रथा कहा गया। इट मेड रेवेन्यू कलेक्शन मोर सिस्टमेटिक एंड फेयर, और इससे क्या हुआ, कर वसूली और भी ज़्यादा व्यवस्थित हुई और एक फेयर यानी न्यायपूर्ण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम में अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी। मनसबदारी प्रथा किसने लागू करी थी? भैया अकबर ने लागू करी थी। इसमें अधिकारियों की नियुक्ति यानी अधिकारियों की प्रतिष्ठा किसके ऊपर केंद्रित है? एक तो जाप और एक सवार, उनके पास कितने घुड़सवार हैं उसके आधार पर उनको एक ओहदा, एक पद, एक दरबार में पोजीशन दी जाती थी। इट लिंक्ड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की इन द एम्परर, और इससे सेना और प्रशासन बादशाह के अधीन जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हु वर द मेन सोशल क्लास इन द मुगल इंडिया। मुगल इंडिया में सोशल क्लास मेन मेन कौन कौन सी थी? नोबल थे, उलेमा थे, जमींदार थे, आर्टिजन यानी कलाकार थे, ट्रेडर्स यानी व्यापारी हुआ करते थे, और देहात हुआ करते थे। नोबल्स के पास कुछ विशेषाधिकार थे, जबकि पीजेंट्स जो थे वो हैवी टैक्स पे करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इंपॉर्टेंट वाज द ट्रेड एंड कॉमर्स इन मिडाइवल इंडिया। ट्रेड और कॉमर्स मिडाइवल इंडिया में कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था? तो ट्रेड फ्लोरिश्ड विद द पोर्ट्स लाइक सूरत, मछलीपट्टनम एंड हुगली। ठीक है, जो मुख्य मुख्य रूप से मध्यकालीन, अगर हम भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत में कुछ मुख्य बंदरगाह हुआ करते थे, जैसे सूरत हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, हुगली हो गया। यहाँ से क्या हुआ करता था? व्यापार संचालित होता था। इंडिया एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल्स, स्पाइसेज एंड इंडिगो, लिंक्ड इट विद द ग्लोबल ट्रेड। भारत से कपड़ा, मसाले व नीम का निर्यात हुआ, जिससे भारत वैश्विक व्यापार के साथ जुड़ा। नेक्स्ट आता है, व्हाट वर द मेन अचीवमेंट्स ऑफ मिडाइवल आर्किटेक्चर। मिडाइवल आर्किटेक्चर ने मध्यकालीन स्थापत्य के मुख्य उपलब्धियां क्या थी? तो मिडाइवल इंडिया सॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, मॉस्क्यूज, टूम्स एंड प्लेसेस। मध्यकालीन भारत के अंदर बहुत बेहतरीन किलों का निर्माण हुआ, बहुत बढ़िया बढ़िया मस्जिदों का निर्माण हुआ, बहुत अच्छे सुंदर मकबरे बनाए गए, और बहुत बढ़िया बढ़िया ये महल जो होते हैं वो बनाए गए। तो किले हों, चाहे महल हो, चाहे मकबरे हों, चाहे मस्जिदें हों, बेहतरीन जो मस्जिदें निर्मित हुई वो इसी शासनकाल में हुई थी। मुगल मॉन्यूमेंट्स में अगर हम बात करें, ताजकुल और फतेहपुर सीकरी जो अपने एक्सीलेंस के लिए जाने जाते हैं, उनका निर्माण भी कब हुआ था? इसी मध्यकालीन भारत में हुआ था, जो एक मध्यकालीन स्थापत्य कला के बेहतरीन नमूने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द मेन फिलोसफी ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का मुख्य दर्शन क्या था? द भक्ति सेंट्स एम्फेसाइजेस डेवोशन टू गॉड। ठीक है, जो भक्ति संत हुआ करते थे वो क्या कहते थे? भैया ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाना, इक्वलिटी, समानता, एंड रिजेक्शन ऑफ द कास्ट बैरियर, और किसी भी प्रकार की जातिगत भिन्नता को वो लोग नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये जो भक्ति संत हुआ करते थे, एक तो समानता में विश्वास करते थे, जाति प्रथा से ऊपर उठे हुए थे, और भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करने पर ये बल देते थे। इनमें चाहे कबीर की बात कर लो, चाहे मीराबाई की बात कर लो, इन्होंने अपने इसी मैसेज को सभी तरफ फैलाया था। ठीक है, तो यही संदेश था कि जाति प्रथा से ऊपर उठो, इक्वलिटी, समान हो, और अपने आप को ऊपर वाले ईश के प्रति समर्पित कर दो। इसी को फैलाने का काम कबीर ने भी किया था, और इसी को फैलाने का काम मीराबाई ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ सूफी मूवमेंट इन इंडियन कल्चर। भारत की संस्कृति में सूफी आंदोलन की क्या भूमिका रही? सूफी सेंस प्रीच्ड लव। सूफी संतों ने किसको क्या उपदेश दिया? प्रेम का संदेश फैलाया। टॉलरेंस, टॉलरेंस यानी सहिष्णुता का संदेश फैलाया। एंड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, और मानवता के प्रति सेवा का संदेश फैलाने का काम किया। देयर खानकाज एंड द दरगाहs बिकेम द सेंटर्स ऑफ कंपोजिट कल्चर। और उनके खानका की बात कर लो या फिर उनकी दरगाहों की बात कर लो, वो क्या बन गए थे? सामंजस्यपूर्ण संस्कृति का सेंटर बन गए थे, यानी हिंदू मुस्लिम संस्कृति एकता का प्रतीक बन गए थे। वहां पे इस तरीके की संस्कृति थी, चाहे वो उनके खानका हो, चाहे वो उनके दरगाह हो। तो सूफी मूवमेंट ने भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के ऊपर काम किया था। तो यहीं पे आकर के आपकी चारों के चारों यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स हो सकते हैं, वो आज की वीडियो में यहीं पे आके खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और आंसर आपने देखे होंगे, आपके समझ में भी आ गया होगा। और इससे पहले जो 2 वीडियो ऑलरेडी आपके डिटेल वाले वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। पहले एक बार प्लीज़ वहाँ पे जाकर के वो वीडियो देखिएगा। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन और आंसर देखने के बाद किसी भी प्रकार का डाउट आपको हिस्ट्री के इस पेपर के अंदर नहीं रहने वाला है। तो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।